आज मैं पढ़ाने वाला हूँ गुप्त प्रशासन। गुप्तों के प्रशासन जानने के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं। तो आइए जानते हैं गुप्तों के प्रशासन के बारे में। गुप्त जब मौर्यों के पतन के बाद गुप्तों ने भारतवर्ष को संपूर्ण भारतवर्ष को एक रूप में संगठित किया और शासन का संचालन किया। लेकिन बहुत सारा ऐसे भी क्षेत्र थे या उनके सामंत थे जहां उन्होंने अधिकार तो किया लेकिन सीधे तौर पर शासन नहीं किया। ऐसे भी शासन या प्रशासन देखने को मिलते हैं। गुप्तों के जानने के स्रोतों में अभिलेख, साहित्य आदि महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन तत्कालीन समय में आए विदेशी यात्रियों ने भी गुप्तों के बारे में या उसके शासन प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। ऐसे ही फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे, उनका यात्रा वृत्तांत भी गुप्तों के प्रशासन जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है। और जूनागढ़ का अभिलेख ये भी गुप्तों के प्रशासन जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है गुप्तों के प्रशासन के बारे में कि गुप्तों के प्रशासन के समय कोई भी व्यक्ति दुखी, दरिद्र, व्यसनी या कठोर दंड से परेशान नहीं था और जनता जो है राज के नियंत्रणों से कष्ट मुक्त थे। इस तरह का उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है गुप्तों के प्रशासन के बारे में। आइए जानते हैं गुप्तों के प्रशासन का स्वरूप कैसा था। जैसे कि कहा कि गुप्तों ने बहुत सा प्रदेशों को विजित किया लेकिन सीधे तौर पर शासन नहीं किया। ऐसे ही शासन में महत्वपूर्ण है सामंत वर्ग। जो सामंत वर्ग जो है वो स्वतंत्र शासक होते थे लेकिन गुप्तों की अधीनता स्वीकार करते थे। और ये सामंत जो उपाधि धारण करते थे, निरीप महाराज, उपरीक महाराज, जो ये स्वतंत्र होते थे और जरूरत पड़ने पर गुप्त सम्राट को सैनिक सहायता भी देते हैं। ये उत्सवों और त्योहारों पर सम्राट के उत्सव त्योहारों का वैभव बढ़ाते हैं और उपहार भेंट आदि देते हैं। दूसरा है गणराज। ऐसे भी गणराज देखने को मिलता है गुप्तों के समय, जो गुप्त सम्राट के अधीनता को स्वीकार करते हैं। दूसरा है अधीनस्थ राजा। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में गुप्तों ने विजय हासिल की और सीधे तौर पर वहां शासन स्थापित नहीं किया। ये दक्षिण के राजा भी गुप्तों के अधीन या अधीनस्थ को स्वीकार करते थे। और साथ ही साथ सीमावर्ती शासक और विदेशी शासक भी ऐसे थे जो गुप्तों के शासन को स्वीकार करते थे। अब देखते हैं केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में ये गुप्तों का प्रशासन के अंतर्गत केंद्र प्रशासन। वैसे गुप्तों का प्रशासन जानने के लिए आपको महत्वपूर्ण ये 7 चीजें याद रखना जरूरी है। पहला है सम्राट, मंत्रिपरिषद, केंद्रीय कर्मचारी, सैन्य संगठन, पुलिस विभाग, आय के साधन और न्याय। ये मुख्य बिंदु या मुख्य पॉइंट है जो आपको याद रहेंगे तो इधर आप आराम से लिख सकते हैं। आइए विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं। सम्राट जो गुप्तों का शासन ये राजतंत्रात्मक शासन था, तो इसमें सम्राट जो है राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता था। अंतिम फैसला या अंतिम निर्णय राजा ही करता था और सैनिक का संचालन भी यही करता था, यानी कि सेनापति भी सम्राट ही होता था, राजा ही होता था। राजा जो अपना उपाधि धारण करते थे गुप्तों के सम्राट, परम देवत, महाराजाधिराज, एकाधिराज, परमेश्वर, चक्रवर्तनी, इस तरह के उपाधि गुप्तों के सम्राट या गुप्त राजा उपाधि धारण करते थे। गुप्त राजा जो है यो राज्य के देवीय सिद्धांत पर शासन करते थे, मतलब राजा ही ईश्वर का प्रतिनिधित्व होता है। इस तरह का ये अपने राजतंत्र के सिद्धांत के अंतर्गत इस तरह का शासन करते थे, राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता है। दूसरा है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो है सम्राट को सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी और मंत्रिपरिषद को मानना या ना मानना ये राजा पर ही निर्भर करता था। लेकिन व्यवहारिक रूप में ऐसा देखने को मिलता है गुप्तों का मंत्रिपरिषद की
इन्हीं के सलाह से राजा सभी कार्य करते थे। ये मंत्री जो है, जो अमात्य, सचिव और मंत्री आदि कहा जाता है इनको, मंत्री परिषद में जो अधिकारी होता है उनको। और जो बुद्धिमान और योग्य है इसी तरह के व्यक्तियों को रखा जाता था। तत्कालीन मंत्री परिषद में जो मंत्री होते थे, हरिसेन जो समुद्रगुप्त के समय थे, साव और शिखर स्वामी जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गए। और उनके मंत्री परिषद के विभाग जो होते थे, विभाग वो होते थे महासंधि विग्रह, महादंडनायक, अक्षपटालाधिकृत, महाबलाधिकृत, ये सब उनके विभाग होते हैं, मंत्री परिषद के विभाग। और ये सारे मंत्री परिषद सम्राट के साथ मिलकर सर्वलोक हित, लोगों की सेवा कार्य करते थे। और साथ ही साथ नियुक्ति भी करते थे, जो उनके अधीन या उनके विभाग के अधीन जो कर्मचारी होंगे उनके भी नियुक्ति करते थे। तीसरा है केंद्रीय कर्मचारी। ये केंद्रीय कर्मचारी शासन प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग या कर्मचारी होते हैं। यह नौकरशाही, जो आजकल जो सिविल सर्विस है उस तरह की व्यवस्था या इस तरह के कर्मचारी होते थे। और गुप्तों के समय इनको कुमारमात्य कहा जाता था। डॉक्टर आल्टेकर के अनुसार ये जो कुमारमात्य होते थे, यह वर्तमान समय के IAS के समान होता है। वर्तमान जो प्रशासनिक सेवा के IAS अधिकारी होते हैं उसी तरह के गुप्तों के कुमारमात्य होते थे। यह सर्वश्रेष्ठ वर्ग होता था और यह सर्वाध्यक्ष और महाप्रतिहार, महासेनापति, रणभंडागारिक, दंडपाशिक, गोलमिक, साल्किक, अग्रहारिक, धुर्वाणीकर, इस तरह के विभाग होते थे केंद्रीय कर्मचारियों के। अगला है सैन्य संगठन। सैन्य संगठन मुख्यतः 3 तरह के थे। और सैन्य संगठन में सेना का सेनापतित्व जो है सम्राट ही होता था, लेकिन उसके बाद भी वो कहीं कहीं पर ऐसा है कि वो सेनापति नियुक्त करता है और स्वयं युक्त करने नहीं जाता है, लेकिन ज्यादातर या अधिकतर सम्राट ही सेना का सेनापतित्व करता है। सैन्य संगठन के अंतर्गत एक सेनापति होता है और यह सेनापति जो महादंडनायक कहलाता था। इसके अलावा उप सेनापति भी होते थे और सेना के जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे उसको चमू कहा जाता था। इसके अलावा जो सेना के 3 विभाग होते थे, हाथी, अश्व और पदाति। तो हाथी सेना के अध्यक्ष को महापीलुपति कहा जाता था। यह हस्ती सेना या हाथी सेना के अध्यक्ष होते थे। इसके बाद अश्व सेना के महाअश्वपति होते थे। इसके अलावा रथ सेना भी होते हैं और पदाति भी होते थे। और गुप्तों के समय महत्वपूर्ण सेना में देखने को मिलता है घुड़सवार धनुर्धर, जो घोड़े पे सवार होकर धनुष चलाते हैं। इनको घुड़सवार धनुर्धर कहा जाता है। ये गुप्तों के सेना में देखने को मिलता है। 5वां है पुलिस विभाग। पुलिस विभाग जो है यह आंतरिक सुरक्षा की देखभाल करते थे, आंतरिक सुरक्षा के लिए रखा गया था। पुलिस विभाग जो है बहुत ही संगठनात्मक और सुचारू है। तत्कालीन जो चंद्रगुप्त समय आए थे फाहियान, उन्होंने पुलिस संगठन के बारे में लिखा है कि तत्कालीन पुलिस संगठन एकदम सुसंगठित और सुव्यवस्थित था। चोर और डकैतों का कोई भय नहीं था। इस तरह का व्यवस्था के बारे में लिखते हैं फाहियान। यह पुलिस विभाग आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं और इनका जो अध्यक्ष होता था या सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो दंडपाशिक कहलाता था। डॉक्टर अल्टेकर का कहना था जो दंडपाशिक जो होता है वर्तमान पुलिस अधीक्षक के समान इसका पद था। इसके अलावा चाट, भाट और रक्षणी भी पुलिस विभाग के अधिकारी थे।
और साथ ही साथ गुप्तचर विभाग भी था, जो पुलिस को शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायता करते थे। इसके बाद है आय के साधन। आय तत्कालीन समय में या गुप्तों के समय में भूमिकर ही आय के मुख्य साधन थे। भूमिकर दो रूप से लिया जाता था, एक उपरिक, दूसरा उद्रंग। उपरिक जो है, जो स्वतंत्र कृषक होते थे, उससे लिया जाता था, और उद्रंग जो है, जो स्थायी किसान होते थे या कृषक होते थे, उससे लिया जाता था। ये जो भूमिकर लिया जाता था, इसको भाग कहा जाता था, और भाग मुख्य रूप से 1/6 भाग लिया जाता था। उत्पादन के 1/6 भाग लिया जाता था। इसके अलावा आय के साधन में सीमा शुल्क, जो सीमा में लिया जाता था, सीमा शुल्क भी आय के साधन थे, और ये सीमा शुल्क गुल्म कहलाता था। गुप्तों के समय सीमा शुल्क गुल्म कहलाता था। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग है, जिनको अधिकार पत्र, मुख्य रूप से नाप तोल करने वाले को एक लाइसेंस की तरह अधिकार पत्र दिया जाता था। राजपत्रित, राजकीय मोहर जिसको कहा जाता है, वो लेना पड़ता था, उसको प्रतिवैधानिक कहा जाता था। उनसे भी राज्यों को आय होता था, क्योंकि व्यापारिक वर्ग जो बहुत ज्यादा मात्रा में फले फूले गुप्तों के समय, तो व्यापारी वर्ग से भी आय राज्यों को मिलता था। अगला महत्वपूर्ण है न्याय। न्याय सुसंगठित और सुव्यवस्थित था। न्याय का अंतिम निर्णय राजा ही करता था, क्योंकि राजतंत्र में राजा ही सर्वश्रेष्ठ सर्वसर्वा होता था, इसलिए न्याय का अंतिम सुनवाई या अंतिम फैसला राजा ही करता था। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश होता था, और मुख्य न्यायाधीश के नीचे या नीचे वर्ग में ग्राम न्यायाधिकार भी होते थे। ग्राम न्यायाधिकार में 4 समिति होते थे, या न्याय करने का जो स्टेप होता था, वो 4 तरह के होते थे। सबसे निचले स्तर पर कुल होता था। कुल में अगर फैसला नहीं हो पाता है, न्याय नहीं मिल पाता था, तो अगला है श्रेणी। श्रेणी में भी अगर फैसला नहीं हो पाता था, तो उसका फैसला पुक हो जाता था। पुक के बाद अंतिम फैसला के लिए राजा के पास जाता है, जो राजा ही जिसका अंतिम निर्णय होता है, और राजा का निर्णय अकाट्य होता है। इस तरह न्याय व्यवस्था देखते हैं कि निम्न स्तर से लेके एकदम उच्च स्तर तक, राजा तक एकदम सुव्यवस्थित और सुसंगठित था। इसके अलावा ये तो केंद्र प्रशासन था। इसके अलावा प्रांतीय प्रशासन भी था। प्रांतीय प्रशासन, जो प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, भुक्ति देश या भाग, ये प्रांतों को कहा जाता था। उसका जो अध्यक्ष होते थे, वो उपरिक होता था। उपरिक मुख्य रूप से राजा के विश्वासी लोग या उनके राजा के पुत्र या उत्तराधिकारी ही उपरिक होते थे। उपरिक के बाद उसके निम्न में विषय होता था। विषय वर्तमान जनपद की तरह होते थे, और इसका जो अध्यक्ष होता था, विषयपति होता था। और विषयपति को सहायता करने के लिए या वहां के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए विषयपति के सहायता के लिए 3 समिति होती थी, और इन समिति में 4 समिति होती थी। 4 समितियों में श्रेष्ठी, सातवाह, कुलिक और कायस्थ, ये विषयपति को सहायता करते थे। इसके नीचे होता है नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में नगरपति होता है। वर्तमान नगर पालिका की तरह यह नगर प्रशासन था, और उसके निम्न स्तर पर ग्राम प्रशासन होता था। ग्राम प्रशासन के जो मुखिया होते थे, उसको मुखिया या ग्रामिक या महतर कहा जाता था। यहाँ पर भी ग्राम प्रशासन या निम्न स्तर पर भी समिति होती थी, और उन समितियों में जो होता है ग्राम सभा होती थी।